हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में आपका सीयूटी पीजी में जो एमपीएड एंट्रेंस के लिए COQP 18 कोड से जो पिछले कुछ क्वेश्चंस आए हैं उनको हम आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग एमपीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम 15 क्वेश्चंस, उनके 15 कॉन्सेप्ट्स और फिर 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो ये पूरी सीरीज आपकी चलेगी सारे क्वेश्चंस की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और ऐसा स्टडी मटेरियल मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आप लोग किसी और पेपर की भी तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी या किसी भी कॉम्पिटिशन की, तो भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है और ये जो क्वेश्चन के लेवल है वो आपके बीपेड के लेवल के होते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं ऐप के ऊपर। तो अगर आप लोग COQP 18 कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, एमपीएड के लिए आप LNIP, DU, BHU टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो 2026 में, तो आप इस बैच को जाके ज्वाइन करो। 3 नवंबर से बैच स्टार्ट होगा। 3 नवंबर के बाद भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो, बैच ज्वाइन नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेक्चर्स आपके रिकॉर्डेड वहां पे रहेंगे, आप उनको देख सकते हो। उसी के साथ साथ UGC नेट JRF के भी बैचेस चल रहे हैं, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन बीपेड करने की सोच रहे हो 2 इयर्स वाले, तो उसका बैच भी 27 अक्टूबर से स्टार्ट है। और CUT UG के बारे में भी बच्चे पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसका बैच की जो डेट है वो बहुत जल्दी अनाउंस होगी, बिल्कुल भी उसकी टेंशन मत लो। और उसके रिगार्डिंग भी हम लोग एक ऐसी सीरीज शुरू करेंगे PYQs की, जिसको आप देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अभी कोर्स में जाओ, वहां पे आपको कुछ फ्री मटेरियल भी मिलेगा, फ्री टेस्ट भी मिलेंगे, उनको भी आप अटेम्प्ट कर लो और फिर क्लासेस को ज्वाइन कर लो, ताकि आप लोग बड़े आराम से जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है वो आपकी हो जाएगी। तो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 नवंबर से, उसके पहले ज्वाइन कर लेना ताकि सारी चीजें आप लोग जीरो से कवर कर पाओ। कैसे करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों का लिंक है, उसको डाउनलोड करो, ऐप को साइन अप करो, ऑल कोर्सेज में जाना, वहां पे आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे और उसके अंदर आपको फ्री कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। और बैच करने के बाद, बैच ज्वाइन करने के बाद तो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। और व्हाट्सएप चैनल का एक लिंक भी दिया होगा नीचे, उसको भी फॉलो कर लो ताकि कोई भी डिटेल हो तो आपको वहां पे मिले। चलो, तो अब हम लोग यहां से अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे चीजों को सॉल्व करना। और जिस चीज पे हम भरोसा रखते हैं, दैट इज एक जो स्ट्रेटेजी आपको समझ में आनी चाहिए कि इन पेपर्स में, यानी कि PYQs में, कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या इस क्वेश्चन को देख के उसका आंसर को सॉल्व करना, क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा जो 3 गलत आंसर्स दिए हुए हैं ना, उनको पढ़ना। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो इसी सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने जो ऑप्शंस दिए, यानी कि जिस लेवल पे वो सोच सकते हैं उसके राइट आंसर के अलावा, उनसे अब वो नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इससे जितने भी कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सारी चीजें यहाँ पे नोट करेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक अपनी नोटबुक बना लेना। क्लासेस में तो आप लोग एक नोटबुक बनाओगे अपने हैंड रिटन नोट्स की, नोट्स आपको डाउनलोड करने को मिल जाएंगे, बट PYQs और MCQs जो हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे हाई लेवल के, उनके लिए भी आप एक नोटबुक बना के रखो ताकि आप लोग उनको टाइमली रिवाइज करो। चलो फटाफट शुरू करते हैं। विच postural डिफॉर्मिटी इज referred टू एज sway back? चलो फटाफट इसको सॉल्व करो। आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लूं आपको स्क्रीन विजिबल है। जी हाँ, आपको स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करो। मैं आपको दूंगा 10 सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट। चलो देखो, स्वे बैक का इसका जो आंसर होगा दैट इज लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या होता है, मैं आपको एक इमेज से समझाता हूं। ये देखो, लॉर्डोसिस क्या होता है, हमारा जो लंबर रीजन होता है, ठीक है, आपको पता होगा हमारी जो वर्टेब्रे कॉलम है उसमें एक लंबर रीजन होता है। और नॉर्मल जो हमारी जो वर्टेब्रे कॉलम होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। और ये क्या है, ये हमारा लेटरल व्यू है, ध्यान रखना, ये हमारा साइड व्यू है। अभी हम बॉडी को साइड व्यू से देख रहे हैं, और ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। तो जब हम बॉडी को साइड व्यू से देखते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कुछ इस शेप में दिखती है। तो हमारा जो ये वाला रीजन होता है, ठीक है, ये जो लंबा रीजन है, यहां पे हमारी जो ये वर्टेब्रे आ रही है, जब ये एक्स्ट्रा आगे की तरफ निकल जाती है, यानी कि कर्वेचर एक्स्ट्रा हो जाता है आगे की तरफ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इस डिफॉर्मिटी को लॉर्डोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, लॉर्डोसिस हो गई। काइफोसिस क्या होती है, ये जो नॉर्मल हमारा जो बॉडी का बैक पार्ट है, अपर बैक पार्ट है, जो कि हमारा थोरैसिक रीजन होता है, ये जब अपने कंडीशन से एक्स्ट्रा पीछे की तरफ निकल जाती है, यानी कि ऐसा हम बन जाता है, आपने देखा होगा लोग ऐसे झुक के चलते हैं ना, तो ये जो कंडीशन होती है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी काइफोसिस कहलाती है, जब ये एक्स्ट्रा पीछे की तरफ निकल जाएगी। इसी के साथ क्या होता है, एक होता है स्कोलियोसिस। ये सारे आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। स्कोलियोसिस क्या होता है, इस डिफॉर्मिटी को देखने के लिए हमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, या फिर जिसको हम नॉर्मली बैक व्यू या फ्रंट व्यू बोल सकते हैं, वो हमें चाहिए होता है। इन दोनों बीमारियों को देखने को हम लोग लेटरल व्यू से देखते हैं, साइड व्यू से देखेंगे तब हमें दिखेगा। क्योंकि खुद इमेजिन करो कि अगर आप किसी को साइड से देखोगे तभी तो आपको ये दिखेगा, अगर आप इस आदमी को पीछे से देखोगे तब तो ये रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधे दिखेगी ना, क्योंकि कर्व्स तो साइड से दिख रहे हैं। तो स्कोलियोसिस को देखने के लिए हमें हमेशा आदमी को पीछे से या फिर आगे से उसका एक्सरे या फिर स्कैन उसको करना पड़ता है। और स्कोलियोसिस क्या होता है, जब हमारा लेफ्ट कर्वेचर या फिर राइट कर्वेचर हो जाता है, जब हम पीछे से देखते हैं, तो उस कंडीशन को हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। स्कोलियोसिस आपका टाइप S
और टाइप सी, दो तरीके का ये हो सकता है। एस का मतलब है जब ये डबल कर्वेचर आ जाए इस तरीके से, और सी होता है जब आपका सिंगल कर्वेचर किसी भी साइड में रहेगा, तो ये आपका टाइप सी होता है। बाकी क्लासेस में और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे तो आप इसको समझ में आएगा। अब स्वे बैक हम बोलते हैं किसको, लॉर्डोसिस को, ठीक है। अब अगर स्वे बैक पूछा गया है तो और क्या नाम नहीं पूछ सकता, बिल्कुल पूछ सकता है। तो लॉर्डोसिस को हम लोग और क्या बोलते हैं, हम इसको हॉलो बैक भी बोलते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को नोट करो ताकि ये क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो अगर ये रिपीट हो जाए। ये देखो क्या है, ये पूरा जगह देखो खाली हो रहा है ना, हॉलो का क्या मतलब होता है, खाली। तो ये क्या हो गया आपका हॉलो बैक, ही आपका कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो काइफोसिस होता है जो मैंने आपको बताया, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम हंच बैक भी बोलते हैं, ठीक है। हंच बैक हम काइफोसिस को बोलते हैं, हंच बैक भी बोलते हैं, और हम इसको हम्प बैक भी बोलते हैं। एक हम्प जैसा बन जाता है ना, जैसे घोड़े का हम्प, सॉरी जो ऊंट होता है उसके ऊपर ऐसे हम्प होता है ना, तो इसी तरीके से ये हमारे भी पीछे की तरफ से एक हम्प बन जाता है, तो हम इसको हम्प बैक भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी स्कॉलियोसिस टाइप सी और टाइप एस का होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। फ्लैट बैक क्या होता है, जब हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, सपाट, तो हमें आगे झुकने में और चेस्ट को आगे निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो साइड से भी देखोगे तो पूरी एकदम सीधी जैसी वो आपकी हो जाती है, ठीक है। बाकी स्कॉलियोसिस को अगर आप चाहो तो इसको हम स्कॉलियोटिक कर्व भी बोलते हैं, बाकी पर ये तो बहुत ईजी है, ये आप ऑप्शन में देखोगे तो आप समझ जाओगे इसको, ठीक है। तो ये इसके नाम होते हैं। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और क्लासेस में हम इसी अप्रोच को रखेंगे कि टॉपिक पढ़ा और तुरंत उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए डिटेल में, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आंसर इसका लॉर्डोसिस होगा। अब इन पांचों में से कोई भी अगर आपसे पूछ लेगा तो आप इसको जवाब दे पाओगे। साथ ही साथ जो हमारी लोअर बैक की डिफॉर्मिटीज होती हैं, फिर हमारा जेनोवेल्गम हो गया, जेनुवेरम हो गया, पेस्टफ्लिनस हो गया, ये सब क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब तक आप इसको सॉल्व करोगे मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहां से दे देता हूं कि भाई हमारे ये जो विटामिन होते हैं, क्या इनके कुछ नाम होते हैं, बिल्कुल इनके नाम होते हैं। विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं, हम इसको रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, हम इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है, ठीक है, ये इसका नाम है। नियासिन और थायमिन क्या है भाई, तो ये दोनों हमारे बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमारा बी विटामिन होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग विटामिन से बन के बना होता है, तो इसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट बोलते हैं। और आपका जो नाइसिन है ये आपका क्या है, ये आपका B3 है, और थायमिन जो है इसको ये B1 का नाम होता है। अब मैंने बहुत एक बढ़िया सी ट्रिक बनाई थी काफी टाइम पहले, अगर आप लोग जुड़े होगे। ट्रिक क्या थी, द रोहित एंड पंत प्लेड बेस्ट फास्ट क्रिकेट, ठीक है। ये आपके नाम याद करने की ट्रिक थी। अब देखो थायमिन की बात कर रहे हैं तो TH से हमारा थायमिन हो गया, तो ये B1 होता है। रोहित से ये आपका राइबोफ्लेविन होता है, तो ये आपका B2 होता है। और नाइसिन, N से नाइसिन होता है, ये आपका B3 होता है। इसी तरीके से आपके B5 B6 B7 B9 और B12 ये हमारे पूरे ऐसे चलते रहते हैं। फॉलिक एसिड हो गया और जितने भी हमारे होते हैं, कोवलमीन हो गया, वो सब हमारा यहाँ पे आ जाता है। अब देखो हमें क्या बताना है इसमें कि डेफिशिएंसी क्या है और फिर डिसीज इनसे क्या होता है, इनकी कमी से। तो हमेशा ध्यान रखो, सबसे पहले तो विटामिन ए जो आपका होता है ये हमेशा हमारी आई से रिलेटेड होता है। रेटिना वर्ड आपने सुना होगा, हमारी आई का एक पार्ट होता है रेटिना, उसी से ही आपका रेटिनॉल बना है। तो अगर विटामिन ए की कमी होती है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लाइंडनेस की, हमें कम दिखने लगता है, हमारा विजन जो है ब्लरी ब्लरी हो जाता है, या फिर हमें दिखना ही बंद हो जाता है। तो ए का तो 1 हो गया, ए का 1 है तो इस वाले ऑप्शन को सबसे पहले अपने सामने से हटाओ, कंफ्यूज नहीं होना। फिर बात करते हैं बी की, तो विटामिन जो सी होता है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इससे हमारी बॉडी में क्या होता है, इससे हमारी बॉडी में स्कर्वी जैसे इश्यूज हो सकते हैं। अब ये स्कर्वी क्या होता है, तो स्कर्वी की कंडीशन में हमारे जो गम्स होते हैं, जो हमारे गम्स हैं यहाँ पे जिससे दांत जुड़े हैं, इनमें ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका जो असर पड़ता है वो आपके सोचने पे भी पड़ता है। तो इन कंपैरिजन जो स्कर्वी होता है बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होता है। तो जनरली जो चीज आपको देखने को मिलती है वो आपको ब्लीडिंग गम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो हमारे जो दांत होते हैं उनके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। बाकी और भी चीजें होती हैं वो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। नाइसिन क्या होता है, नाइसिन की कमी से आपको पेलेग्रा हो सकता है। अब ये पेलेग्रा क्या है, पेलेग्रा एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपके बाउल यानी कि आपके पेट, इसको भी असर करता है, आपके ब्रेन इसको भी थोड़ा सा असर करता है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी स्किन इसको भी असर करता है। और क्योंकि ये इन तीनों चीजों को असर कर रहा है तो पेलेग्रा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ 3Ds या डिसीज ऑफ 3Ds। यानी कि ऐसी बीमारी है जिसमें 3 अलग अलग बीमारी है जिनका नाम डी से शुरू होता है, वो भी आते हैं। तो पहला डी जो इसमें है वो है आपका डिमेंशिया। इनका कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, बस याद कर लो ऐसे। डिमेंशिया, डिमेंशिया क्या होता है भाई, जब एक इंसान को भूलने की आदत हो जाती है, जब वो सही तरीके से सोच नहीं पाता, उसकी जो एबिलिटी होती है बहुत कमजोर हो जाती है सोचने समझने की, तो वो डिमेंशिया होता है। जो एक और डी है दैट इज आपका डायरिया,
ठीक है, आपको डायरिया भी हो सकता है, HOEA या फिर HEA, दोनों स्पेलिंग ठीक है, आप लिख सकते हो। डायरिया में क्या होता है भाई, आई एम रियली सॉरी अगर आप लोग अभी खाना खा रहे हो, बट डायरिया की कंडीशन में आप लोग को दिन में 3 से ज्यादा बार लिक्विड स्टूल्स होने लगते हैं, जिसको हम लोग लूज मोशन बोलते हैं। आई एम रियली सॉरी फिर से अगर आप खाना खा रहे हो तो। और जो लास्ट हमारा डी है दैट इज डर्मेटाइटिस। ठीक है, अब डर्मेटाइटिस आप समझ पा रहे कि किस चीज से रिलेटेड है। आपने डर्मेटोलॉजिस्ट सुना होगा जो कि स्किन के डॉक्टर्स होते हैं। तो डर्मेटाइटिस एक ऐसा इश्यू होता है जो कि हमारी स्किन से होता है, जिसमें स्किन में रेडनेस हो गई, इचिंग हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, ये सब देखने को मिलता है। तो ये हो गया नाइसिन। और फिर डी का बचा हमारा 3 यानी कि थायमिन से बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट भी पड़ता है और साथ ही साथ आपका जो कार्डियोवास्कुलर इश्यूज होता है उसमें भी असर पड़ता है। एक एडिशनल नॉलेज मैं आपको दे देता हूं, जो बेरी बेरी होता है वो आपका 2 टाइप का होता है, वेट और ड्राई बेरी बेरी। ठीक है, अब बाकी इनको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे। बाकी बेरी बेरी भी आपका वेट और ड्राई हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया, ए का 1 हो गया, ठीक है, बी का हो गया 2, तो बी का 2 2 में दिया था, इसको काटो। आपको नाइसिन और थायमिन के बारे में पता होना चाहिए, तो नाइसिन सी का 4 है, तो आपका 1 जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाए। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं जितनी चीजें आपको बता पाऊं उससे मैं बताऊंगा। चलो, एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था आपका, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ नर्व इंपल्स इन सीक्वेंस। अब नर्व इंपल्स क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो देखो भाई, हमारी बॉडी में हम कोई भी एक्शन करते हैं ना, तो वो एक नर्व्स के थ्रू ही तो हो पाता है ना, न्यूरॉन्स के थ्रू ही तो मैसेज हमारी ब्रेन से आता है और फिर हमारी मसल्स तक पहुंचता है, फिर हम मसल से एक्ट करते हैं। मानो कि भाई कोई चीज है, जैसे कि ये पानी की बोतल है, ठीक है, अब मानो कि पानी की बोतल बहुत गर्म हो गई है किसी वजह से, ये स्टील की बोतल है और ये बहुत गर्म है, मुझको पता नहीं, मैंने यहाँ पे एक अपनी फिंगर लगाई, जैसी फिंगर लगेगी क्या होगा, मैं तुरंत अपनी फिंगर पीछे खींचूंगा। तो ये मैसेज जो है मेरे ब्रेन से, सबसे पहले मेरी फिंगर से मेरे ब्रेन पे गया और फिर ब्रेन ने सिग्नल किया न्यूरॉन्स के थ्रू कि भाई अपनी उंगली वहां से तुरंत हटा लो, फटाफट ये चीज होती है। तो इसी चीज को हम नर्व इंपल्स बोलते हैं, जब हमारी नर्व्स में एक स्टिमुलस आता है, हमारी नर्व जो आराम से बैठी हुई होती है, रिलैक्स कर रही होती है, जब उनमें कोई इंपल्स आता है कि भाई एक्ट करो, कुछ हो रहा है बाहर, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स बोलते हैं। और नर्व इंपल्स का क्या प्रोसीजर होता है, इस चीज को हम यहाँ पे देखने वाले। अब देखो, अगर जनरली तरीके से इसको देखोगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से पूछा गया था, क्योंकि आपका जो प्रोसीजर होता है ना, उस प्रोसीजर को ऐसे याद किया जाता है कि सबसे पहले नर्व इंपल्स में जो कंडीशन होती है दैट इज पोलराइज्ड। तो ये सिंपल सिंपल देखो, उन्होंने पोलराइज लिख रखा है। सेकंड इन्होंने लिखा है डीपोलराइजेशन, सेकंड जो आपका फॉर्म होता है वो डीपोलराइजेशन होता है। थर्ड आपका एक्शन पोटेंशियल होता है और फोर्थ आपका रिपोलराइजेशन होता है। तो अगर आपको इतना भी याद था, कुछ पता नहीं है कि इनके अंदर क्या होता है, नर्व इंपल्स क्या कुछ, बस आपने एक बार देखा तो और आपने इसको याद कर लिया किसी तरह, तो भी आप इसमें आंसर लगा सकते थे ABCD। लेकिन हमें एक स्टेप ऊपर जाना है। अगर पिछली बार क्वेश्चन ऐसा इजी पूछा था, तो इस बार हो सकता है नाम ना दे, बल्कि उनमें अंदर क्या हो रहा है उनको लगा के आपसे पूछे कि बताओ भाई ये कंडीशंस होती हैं और फिर इसके अंदर आपको इसको अरेंज करो। तो देखो, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल होता है, इजी भाषा में मैं अभी समझाऊंगा, क्लासेस में थोड़ा सा इमेजेस के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, वरना यहाँ टाइम बहुत लगेगा। पोलराइज्ड ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके जो नर्व्स होती हैं वो एकदम रिलैक्स्ड फॉर्म में होती हैं। अरे दिवाली आ रही है, बैठो आराम से एंजॉय करेंगे। ये क्या होता है, ये हमारी जब नर्व्स की कंडीशन होती है तो ये हमारा पोलराइज्ड कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो नर्व्स होती है, मानो कि ये हमारी नर्व्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके सेल्स हैं, तो इस कंडीशन में जो आपका बाहर का एरिया होता है, नर्व्स का जो बाहर का एरिया होता है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है, और जो अंदर का एरिया होता है ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, इतना याद रख सकते हो कि पोलराइजेशन का मतलब कि जब हमारी चीजें एकदम रिलैक्स्ड फॉर्म में है, तो नर्व्स के अंदर की जो कंडीशन है वो नेगेटिव है और बाहर की जो कंडीशन है वो पॉजिटिव है। भाई वो पॉजिटिव हो रही है लेकिन अंदर वाली नेगेटिव होकर चुपचाप बैठी हुई है। अब क्या होता है, ये जो पॉजिटिव होते हैं ये जनरली हमारे सोडियम आयंस होते हैं, ठीक है, और हमारे पोटेशियम आयंस होते हैं, जो ये फैले हुए होते हैं, और अंदर भी आपके कुछ पोटेशियम आयंस होते हैं और साथ ही साथ कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अंदर फास्फोरस बोल लो या प्रोटीन्स बोल लो, ये अंदर नेगेटिव होता है। अभी बस ध्यान से इसको सुनो और समझने की कोशिश करो। अब क्या होता है, सेकंड स्टेज होती है डीपोलराइजेशन, यानी कि इस स्टेज में हमको स्टिमुलस मिल जाता है। ठीक है, वो जो एग्जांपल दिया था पोलराइज्ड, अभी तक मैंने इसको टच नहीं किया। डीपोलराइजेशन मैंने टच किया, स्टिमुलस मिला, एक बदलाव मिला मेरा शरीर को कि भाई उंगली हटाओ, यहां पे अब मेरी नर्व्स एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। और डीपोलराइजेशन की कंडीशन में क्या होता है कि अब ये जो हमारे सेल्स हैं, ये यहां से ये जो एरिया है ये ओपन होना शुरू हो जाता है, सोडियम आयंस इसको ओपन कर देते हैं और ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं ये अंदर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें भाई कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत है। और धीरे धीरे देखते देखते अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है वो पॉजिटिव होने लगता है, और बाहर क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस अंदर चले गए तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले चीज तो आप ये समझ जाओ कि पोलराइजेशन में बाहर का जो एरिया है वो पॉजिटिव है और अंदर का जो एरिया है वो नेगेटिव है। डीपोलराइजेशन में उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव वाले अंदर चले जाते हैं और नेगेटिव वाले बाहर चले जाते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर बात आती है
आपके एक्शन पोटेंशियल की। जब ये पॉजिटिव आयंस अंदर इतने सारे हो जाते हैं कि भाई एनर्जी अब इसको रिलीज करने की जरूरत है, तो हम फटाफट अपना एक्शन कर देते हैं और इसकी मदद से हमारा एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो हम एक्शन करना चाहते हैं वो हमारा हो जाता है। फोर्थ स्टेज आती है हमारी रिपोलराइजेशन। जब सारा काम हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो चुपचाप ये सोडियम आयन जिन्होंने अंदर बवाल मचा के रखा था, अब ये वापस बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में जो हमारे पॉजिटिव आयंस अंदर आ गए थे और नेगेटिव बाहर थे, अब रीपोलराइजेशन की कंडीशन में ये वापस से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। तो पॉजिटिव आयंस वापस आपके बाहर हो गए और वापस से अंदर से नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है वो बन जाएगा। और ये क्या होता है? रीपोलराइजेशन। ध्यान से देखोगे तो रीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि ये जो पहली स्टेज थी रिलैक्सेशन वाली, उसी को यहाँ पे यानी कि फिर से कर दिया गया है। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस होता है, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, एक्शन पोटेंशियल और रीपोलराइजेशन। बाकी थोड़ा सा इस इमेजेस को और अच्छे से जब समझेंगे तो आपको और बेहतर ही समझ में आएगा। चलो फटाफट इसका आंसर करो। Which of the following events are held in the day 2 of women's heptathlon? और अगर आपको अच्छा लग रहा हो ये समझाने का तरीका तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, या फिर कुछ अगर आप चेंजेस करना चाहते हो कि मैं और किसी तरीके से बताऊं तो भी आप वो बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो फटाफट। वीडियो का थोड़ी लंबी भी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके ये जो मार्क्स है ना यहाँ पे, वो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तो ये मेरी आपसे गारंटी है। चलो देखो, हेप्टाथलन की अगर हम बात करें तो भाई हेप्टाथलन में आपके क्या होते हैं? 7 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, हेप्टा का मतलब क्या हो गया? 7। तो 7 इवेंट्स होते हैं और ये डिवाइडेड होते हैं। पहले दिन आपके होते हैं 4 इवेंट्स और दूसरे दिन आपके होते हैं 3 इवेंट्स। आपको पूछा गया है कि इन चारों में से डे 2 में कौन से हमारे इवेंट होते हैं। तो देखो, इवेंट अगर हम देख लें तो सबसे पहले आपका होता है 100 मीटर। ये डे 1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डे 1 में सबसे पहले है 100 मीटर्स। सेकेंड आपका होता है हाई जंप। ठीक है, मैं HJ लिख देता हूं, हाई जंप। सेकंड आपका होता है, थर्ड आपका होता है शॉर्ट पुट और फोर्थ आपका होता है 200 मीटर्स। ठीक है, डे 2 में जो सबसे पहला इवेंट होता है वो होता है आपका लॉन्ग जंप, LJ लिख देता हूं। फिर आपका इसके बाद होता है जैवलिन। ठीक है, और फिर आपका इसमें होता है 800 मीटर्स। अब इसको याद करने की बहुत बेहतरीन ट्रिक बताता हूं अभी। क्या ट्रिक है भाई हमारी? मानो कि मेरे पास मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त आया और उसने मुझसे बोला कि भाई एक काम कर यार, 600 रुपए दे दे, किसी को घुमाने लेके जाना है, प्लीज भाई 600 रुपए दे दे यार। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है भाई। मैंने अपना पर्स निकाला, मैंने काउंट करना शुरू किया। मैंने देखा कि उसमें 100 का नोट है, फिर मैंने देखा एक 100 का नोट और है, तो 200 रुपए है मेरे पास। तो मैंने उससे क्या बोला? 100 है 100 200। मैंने ऐसे काउंट किया, 100 है 100 200, है ना? याद हुई ये चीज? 100 है 100 200। क्या मतलब हो गया इसका? 100 मीटर का 100 हाई जंप के एच से है, फिर वापस 100 बोला तो शॉर्ट पुट, और 200 का 200 मीटर। याद हो गया? 100 है 100 200। तो पहला 100 है, पहले 100 मीटर है, लास्ट में 200 मीटर है, तो बीच में आपका शॉर्ट पुट आ गया। फिर मैंने देखा कि भाई मेरे पास 600 रुपए और निकल गए, तो मैंने क्या बोला? अरे ले जा 800। 100 है 100, ले जा 800। ठीक है, तो ले से क्या हो गया? आपका लॉन्ग जंप हो गया, जा से हो गया जैवलिन, और 800 मीटर से 800 मीटर हो गया। तो अगर आपको ट्रिक याद होती तो यहाँ पे आपसे डे 2 पूछा गया तो आपके ऊपर फोकस करना है सिर्फ इस पार्ट पे, ले जा 800 वाले पे, यानी कि लॉन्ग जंप, जैवलिन और 800 मीटर। तो हाई जंप तो देखो सबसे ऊपर आ गया डे 1 में, तो इसको काटो। अगर आपका ए ऑप्शन कटा तो ये कट गया। उसके बाद क्या? बी 100 मीटर, ये भी आपको पता है कि शुरू में ऊपर आता है, तो इसको काटो। जब ये कट गया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो सी और डी आपके सही आंसर होगा, यानी कि। तो ये ट्रिक होती है। ऐसी हमने और भी जितने इवेंट होते हैं उसकी भी ट्रिक बना रखी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, स्मार्ट बनो थोड़ा सा ना। अब वो टाइम गया कि हर चीज को अपने दिमाग पे लो और फिर एक बोझ की तरह उसको सॉल्व करो। नहीं भाई, जो चीजें ऐसे सॉल्व होती हैं उनको ऐसे ही सॉल्व करो और निकलो, स्मार्ट बनो थोड़ा सा। आगे सीखने के लिए बहुत चीजें पड़ी हुई हैं, अगर इनको कोशिश करोगे, कोई आपको समझाते हैं कि नहीं ये ट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं होती हैं, इन चीजों को याद करो, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना। क्या कॉन्सेप्ट बनाओगे इसमें भाई? जो है वो है, होती आ रही है हेप्टाथलन तो हम याद कर लेंगे, सीधे बात खत्म हो गई। तो ऐसे करना। चलो, इफ यू आर रेजिंग योर शोल्डर यू आर डूइंग व्हाट? तो भाई क्या कर रहे हो? हम इसमें कर रहे हैं एलिवेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बायोमैकेनिक्स में जो हमारे बेसिक मूवमेंट्स होते हैं, सबसे पहला ही टॉपिक हमारा ये होता है कि बेसिक मूवमेंट्स क्या होते हैं। तो इसमें आपका होता है एलिवेशन। एलिवेट करना जानते हो ना? आपको याद होगा, राइज आपने पढ़ा होगा, रेस्ट, आइजिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। तो एलिवेशन में क्या होता था? जिस भी पार्ट में चोट लगती थी हम उसको ऊपर की तरफ ऐसे उठा देते थे। तो आपने देखा होगा लोग जो हॉस्पिटल में ऐसे पड़े होते हैं उनके पैर ऐसे बंधे हुए होते हैं, क्यों? ताकि ब्लड का जो फ्लो है वो पीछे जाए। हालांकि मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूं आपको एलिवेट का या फिर एलिवेशन का मतलब। तो शोल्डर को जब हम ऊपर ऐसे उठा रहे हैं तो इसको हमने क्या बोला? एलिवेशन। जब हम इसी को नीचे करेंगे, डिप्रेशन। एलिवेशन, डिप्रेशन, एलिवेशन, डिप्रेशन। ठीक है। प्रोट्रैक्शन क्या होता है? जब हम किसी बॉडी पार्ट को आगे की तरफ निकालते हैं, जैसे कि अगर मैं शोल्डर को ऐसे आगे निकाल दूं तो ये हो गया प्रोट्रैक्शन। और रिट्रैक्शन, जब मैंने इसको वापस पीछे कर लिया। प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। हम इससे भी कर सकते हैं, जॉ से डांस स्टेप करते थे ना बचपन में, ये है प्रोट्रैक्शन, ये है रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। ठीक है, चलो बाकी बेसिक और भी बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, विजिबल है ये आपको?
थोड़ा सा छोटा हो रहा होगा बट आई थिंक आप इसको रीड कर पाओगे ना। चलो मैं रीड करता हूँ। द एवरेज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ पेनल्टी किक इन सॉकर इज 22 मीटर्स पर सेकंड। अब मैथ्स वगैरह का समझ में नहीं आती तो स्किप मत करना, बहुत इजी तरीके से समझाता हूँ। द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द किकर्स फुट टू द गोल इज 11 मीटर। ठीक है, दो चीज हमें दी हुई है, बहुत सिंपल बन गया ये क्वेश्चन। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द बॉल टू रीच द गोल आफ्टर इट इज किक्ड। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपसे पूछा है हाउ लॉन्ग तो इसका मतलब है आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम पूछा गया है ना, कि समय बताओ कि कितना समय यहाँ पे लगा। अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा तो मुझको लगता है एक चीज तो आपने जरूर बचपन में सीखी होगी, ऐसा डायग्राम बना के, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये चीज आपको पता है। हमसे आप क्या पूछा गया है, हमसे टाइम पूछा गया है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम को मैं अगर टी लिख दूं, डिस्टेंस को मैं डी लिख दूं और स्पीड को मैं अगर एस लिख दूं तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो यहाँ पे आपको जो टर्म्स है वो थोड़े से अलग दिख रहे होंगे। आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी पढ़ने को मिल रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कुछ नहीं होते, बहुत सिंपल टर्म्स होते हैं। इनको मैं सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट को और वेलोसिटी को अपनी भाषा में यहाँ पे डिस्टेंस और स्पीड ही समझ सकता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे डिस्टेंस मान लो और वेलोसिटी को यहाँ पे स्पीड मान लो, और सीधे सीधे इसको सॉल्व कर दो। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 11 मीटर। स्पीड कितनी दी है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो 11 अपॉन 22 यहाँ पे करो, आंसर आपका कितना आएगा, 0.5। टाइम ये आपका आ गया 0.5। ठीक है, बाकी वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन क्या है, स्पीड क्या है, ये सारी चीजें क्लासेस में अच्छे से हम पढ़ेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। चलो ये बताओ, इन विच पीरियड सूर्य नमस्कार हैज इट्स ओरिजिन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हर टॉपिक, इन ये जितने टॉपिक्स हम क्लासेस में पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली लाइंस में ये सारी चीजें लिखी होती हैं, तो ये बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो, हमने एक क्रोनोलॉजी याद करी थी। सबसे पहले आपका, सॉरी, सबसे पहले आपका होता है एंशिएंट पीरियड। ठीक है, एंशिएंट पीरियड वो पुरानी एकदम कहानियां, बहुत पुरानी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वैदिक पीरियड जिसमें वेदास वगैरह आई थी। इसके बाद आपका आता है एपिक पीरियड जिसमें रामायण महाभारत ऐसी चीजें हुई थी। इसके बाद फिर आपका आता है अर्ली और लेटर हिंदू पीरियड। ठीक है, जिसमें आपके राजपूत हो गए, गुप्ता हो गए, आर्यंस हो गए, इन सब की बात होती है। अर्ली हिंदू पीरियड और फिर लेटर हिंदू पीरियड। इसके बाद आपका आता है मुगल साम्राज्य। ठीक है, अकबर और ये इन लोग का। इसके बाद फिर आपका आता है ब्रिटिश पीरियड, आपको विजिबल है, हाँ। इसके बाद आपका आता है ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड यानी कि 1947 के बाद। तो ये इस तरीके से हम क्रोनोलॉजी याद करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो हम इसको भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे जो आंसर है, सूर्य नमस्कार जो था ये हमारा वैदिक पीरियड से स्टार्ट हो गया था। जो सन सैल्यूटेशन हो गया यानी कि सूर्य भगवान को प्रणाम करना, तो ये सारी चीजें हमारे वेदास में या फिर वैदिक पीरियड से शुरू हो गई। ठीक है, अर्ली लेटर और ये जो हमारे थे ये थोड़े से रिलीजियस फैक्टर पे ज्यादा फोकस करते थे। रिलीजन को बात करना, रिलीजियस के बारे में बात करना, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा यहाँ पे काफी ज्यादा हो गया था। और मेडिवल पीरियड भी काइंड ऑफ आपका रिलीजन की बात करता था, लेकिन सूर्य नमस्कार जो हमारा मेन फोकस है वो हमारा वैदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था। चलो अब इसको बताओ, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप। अब ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में बना था। इसको मैं एक साइज बड़ा करके ट्राई करता हूँ कि आपको दिख जाए। ठीक है, दिख रहा है ना। आपको इनको अरेंज करना है। तो देखो, कार्डियक साइकिल बेसिकली कुछ नहीं है। कार्डियक साइकिल हमारा वो हार्ट का फ्लो होता है कि हमारा हार्ट कैसे वेना कावास के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में गया। ठीक है, विजिबल है, थोड़ा सा इधर में लिखता हूं ना। कैसे वेना कावास के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में ब्लड गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, फिर उसके बाद वॉल्व से होते हुए हमारे लंग्स में गया, फिर यहां से लंग्स में हमारे वापस आया लेफ्ट एट्रियम में, फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एओर्टा के थ्रू होते होते ही हमारी पूरी बॉडी में फैल गया। तो जो आसान तरीका होता था पूछने का वो तो ये होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के पूछा। और कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर ये चीजें आप सिंपल समझ जाओगे और याद कर लोगे, जो ये स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं ये स्टेप्स इतने ही होते हैं और कुछ नहीं होता। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत ईजी लगने लगे। देखो, सबसे पहले हमने क्या बात करी यहां पे, सबसे पहले आप समझो कि डायस्टोल का क्या मतलब है और सिस्टोल का क्या मतलब है ना। आप जब अपना ब्लड टेस्ट करो, सॉरी, जब ब्लड प्रेशर चेक करते होगे तो उसमें आपको दो वैल्यूज मिलती होंगी। तो एक सिस्टोल वैल्यू होती है और एक डायस्टोल वैल्यू होती है। डायस्टोल का मतलब होता है रेस्टिंग कंडीशन। अगर आपसे लिखा गया है कि एट्रियम
जो आपका एट्रियम होता है, ठीक है, जो आपका एक चैम्बर होता है ऊपर वाले, और वेंट्रिकल्स, अगर ये डायस्ट्रॉल कंडीशंस में है तो इसका क्या मतलब है कि वो रेस्ट कर रहे हैं। अगर लिखा गया कि ये दोनों सिस्टोल कंडीशन में, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने अंदर से ब्लड को आगे भेज रहे हैं। ठीक है, जब रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है, ब्लड भरता है, जब कोई चीज ऐसे रिलैक्स कर रही है तो उसके अंदर ब्लड जाएगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिस्टोल कंडीशन में आ रही है तो ब्लड क्या है, वो बाहर निकलेगा। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया, बस थोड़े से जो टर्म्स हैं उनको यहाँ पे घुमा दिया गया। तो सबसे पहले तो आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि एट्रियल डिस्टॉल सबसे पहले आएगा। अगर मैं यहाँ पे चैम्बर्स बना दूं आपको समझाने के लिए, अगर मैं यहाँ पे चैम्बर्स बना दूं तो आपको पता है ये जो सबसे ऊपर चैम्बर है ये राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। बाकी इसके अंदर जो वॉल्स होते हैं अभी उनकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, उनको हम लोग बाद में समझेंगे। आपका जो ब्लड है वो वेना कावास के थ्रू यहाँ आ गया, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से। तो सबसे पहले क्या प्रोसीजर होगा, देखो भाई, एट्रियल डायस्टॉल। यहाँ पे एट्रियल जो है, एट्रियम जो है वो रिलैक्स करेगा ना। डायस्टॉल का क्या मतलब था, रिलैक्सेशन। तो जब एट्रियम रिलैक्स करेगा तो ही तो ब्लड उसके अंदर भरना शुरू होगा, तभी तो हमारी कार्डियक साइकिल जो है प्रॉपर्ली स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले तो आपका ए आ जाएगा। ठीक है, अब ए पहले देखो सब में दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड दिया हुआ है आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन, और फोर्थ दिया हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आप देखो ध्यान से समझो, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है लेकिन कैसे सॉल्व करना है, एक मिनट, इससे और बेहतर समझ में आएगा। चलो ये देखो, विजिबल है, विजिबल है। देखो सबसे पहला आपका क्या है, एट्रियल डायस्टोल हो गया। डायस्टोल क्या हो रहा है इसमें, यहां पे हमारा जो ब्लड है वो एंटर कर रहा है हमारे एट्रियम्स में, क्योंकि ये रिलैक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है दैट इज आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, आइसोवॉल्मेट्रिक का मतलब होता है, सबसे पहले तो वॉल्मेट्रिक समझ गए कि यहाँ पे वेंट्रिकल्स की बात हो रही है। ठीक है, जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आइसो का मतलब होता है कि ये अभी प्रॉपर जो काम है वो अपना कर नहीं पा रहे हैं। आइसो का मतलब है, या फिर आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि हमारा जो हार्ट होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एक बार नहीं करता, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करते करते एक प्रेशर बनाता है, और फाइनली एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो बाहर निकल जाता है। तो आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हल्के हल्के हो रहे हैं, लेकिन अभी ब्लड को बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। इसीलिए जब आप देखोगे कि आपका जो थर्ड प्रोसीजर होता है दैट इज वेंट्रिकुलर इजेक्शन। वेंट्रिकुलर इजेक्शन का मतलब है कि अब ये ऐसी कंडीशन हो गई है आफ्टर आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कि जो प्रेशर आपको वेंट्रिकल्स में चाहिए था वो अब आपको मिल गया है, और जैसे ही वो प्रेशर मिला अब उसने ब्लड को इजेक्ट कर दिया, यानी कि अपने अंदर से बाहर निकाल दिया है। दोनों वेंट्रिकल साथ में काम करेंगे तो इधर जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये ब्लड को हमारे लंग्स में भेज देगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा है ये हमारे ब्लड को बॉडी में भेज देगा। तो ये हमारा होता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। और फाइनली आपका होता है वेंट्रिकुलर फिलिंग, यानी कि आप इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी बोल सकते हो, जब हमारा ये वाला पार्ट अब रिलैक्स करने लगेगा धीरे धीरे, और हमारा जो ब्लड है वो वापस इसके अंदर आएगा जब एट्रियम यहाँ से ब्लड को आगे भेजेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो, एट्रियल डायस्टोल सबसे पहले हो गया। सेकंड क्या था, आइसोवॉल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आपका जो ब्लड है, जो आपका सॉरी वेंट्रिकल्स हैं, वो हल्के हल्के आइसो कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया 2। अब ए के बाद बी कहाँ आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो इसको काटो और इसको काटो। फिर मैंने आपको क्या बताया था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का क्या मतलब था कि भाई ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, है ना। यहां पे हमने क्या टर्म देखा था, वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इजेक्शन का क्या मतलब हुआ भाई, सिस्टोल ही तो मतलब हुआ इसका, कि ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करके अब ब्लड को बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इजेक्शन की जगह सिस्टोल वर्ड दिया, तो नेक्स्ट आपका डी हो जाएगा। तो ए बी डी सी यहाँ पे सही आंसर है। और सी वाला देखोगे तो आइसोवॉल्मेट्रिक रिलैक्सेशन, यानी कि अब आपके जो जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टोल है, जो इजेक्शन है, वो यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर आप पहली बार इसको सुन रहे हो, पर धीरे धीरे आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले कोशिश करना कि जो बेसिक फंक्शन होता है कि कैसे वेना कावास, इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड आया, फिर कैसे यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल्स में गया, फिर हमारे पल्मोनरी वॉल से ऊपर गया लंग्स में, फिर लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर माइट्रल वॉल्व में या बाइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया, और फिर एओर्टिक वॉल्व से होते हुए ब्लड में चला, सॉरी बॉडी में चला गया। तो पहले बेसिक चीज समझना, फिर इस चीज को समझोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। तो क्लास में हम इसी हिसाब से इसको पूरा देखेंगे। ठीक है, और इस पूरे फंक्शन को होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड इसको लगता है, ये सारी चीजें होने में सिर्फ 0.8 सेकंड में सारी चीजें होती है। तो सोच सकते हो कितना ज्यादा हमारा हार्ट एफिशिएंटली काम करता है। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है, इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये 0.1 सेकंड का इतना, 0.3 सेकंड ये, और 0.4 सेकंड ये, तो पूरा मिला के 0.8 सेकंड में हमारी पूरी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, चलो ये बताओ, इसको रीड करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो।
चलो बहुत बेसिक्स है ये। फ्लेक्शन, अबडक्शन, इनवर्ड आउटवर्ड रोटेशन और फिर प्रोनेशन। फ्लेक्शन क्या होता है भाई, पता है क्या होता है? ये मैंने किया, मेरा जो एंगल है वो क्या हो गया, जॉइंट से कम हो गया, तो ये मैंने अपने बॉडी को या फिर अपने जॉइंट को फ्लेक्स कर दिया। तो रीड करते हैं, डिक्रीज इन जॉइंट एंगल इन द सजाइटल प्लेन, जॉइंट मोशंस इन द ट्रांसवर्स प्लेन, मोशन ऑफ अ सेगमेंट अवे फ्रॉम मिड लाइन, इंटरनल रोटेशन। तो क्या हो गया इसमें, डिक्रीज इन अ जॉइंट। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा हाथ पहले ऐसे था, अब मैंने इसको अगर ऐसे कर दिया तो यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, देखो कम होता गया। अब ये 180 डिग्रीज था, अब ये कितना हो गया, ये और बीच में आ गया, अब ये 90 डिग्रीज का हो गया, ये 45 डिग्रीज हो गया, और यहाँ पे मैं अपने एंगल को और कम कर दिया। तो जब डिक्रीज हो रहा है तो ए का आपका हो जाएगा 1, ठीक है, तो ए का 1 हो गया। तो ये फोर्थ ऑप्शन खड़ा। देख रहे हो भाई, मतलब इतना आलसी तरीके से इस पेपर को बनाया गया था कि ऑप्शंस भी सारे सेम है। सारे क्वेश्चंस में जो 2025 में जो ऑप्शंस आए हैं देखो सारे सेम आए, A1 A1 A1, फिर ऐसी सारे ऑप्शंस अभी आप देखना सारे सेम है। जो एक क्वेश्चन हमने पहले किया था ऐसी था। फिर नेक्स्ट आपका हो गया अबडक्शन। अब अबडक्शन क्या होता है भाई, अबडक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जब हम अपने किसी बॉडी पार्ट को अपनी मिड लाइन, अगर ये मेरी बॉडी में एक इमेजिनरी मिड लाइन है तो इससे मैं किसी बॉडी पार्ट को दूर लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा, ये अबडक्शन कहलाएगा। तो क्या हो गया, मोशन ऑफ अ सेगमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन इन द फ्रंटल प्लेन। अब ये फ्रंटल, सजाइटल, ट्रांसवर्स प्लेन क्या है, इसके भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बी का हो गया 3, बी का 3 सिर्फ एक में दिया है, 2 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर सी का 2 दिया है तो देख लो एक बार, इनवर्ड आउटवर्ड रोटेशन, जॉइंट मोशंस इन द ट्रांसवर्स प्लेन, अगर ये समझ में है तो डी देख लो। प्रोनेशन क्या है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द फोरआर्म एट द रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, ये सही दिया हुआ है, हाँ ये सही दिया हुआ है, ठीक है। प्रोनेशन क्या हो गया भाई, इंटरनल रोटेशन, ये मैंने क्या किया, ये प्रोनेशन हो गया, ये सुपाइनेशन हो गया, प्रोनेशन सुपाइनेशन, और इसी चीज की बात यहाँ पे आपकी दी हुई है, ठीक है। चलो बाकी जब हम लोग बायोमैकेनिक्स वाला थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में और अच्छे से आए। चलो ये बहुत सिंपल सा है। अकॉर्डिंग टू फिटनेस प्रोटोकॉल्स एंड गाइडलाइंस फॉर 18 प्लस टू 65 ईयर्स अंडर फिट इंडिया मूवमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग आर टेस्ट टू मेजर द मस्कुलर एंड्योरेंस। ये जो पहली लाइन लिखी है ना, इसको हटा दो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, और आपसे पूछा गया कि मस्कुलर एंड्योरेंस के टेस्ट क्या होते हैं, बस इतना सॉल्व करो। वर्टिकल जंप, पुशअप, फ्लेमिंगो टेस्ट, सिटअप्स। फ्लेमिंगो टेस्ट किस लिए होता है, बैलेंस के लिए होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, पता चल गया। सी ऑप्शन को हटाओ, ये कट गया। वर्टिकल जंप किस लिए होता है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए होता है, कि आप वर्टिकली कितना ऊपर जंप कर सकते हो, तो ये कट गया। क्या बचा, पुशअप्स, पुशअप्स करते हैं तो अपर बॉडी की एंड्योरेंस पता चलती है, स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस। सिटअप्स करते हैं तो एब्डोमिनल का स्ट्रेंथ प्लस एंड्योरेंस। तो बी और डी सही आंसर है, इसको लगाओ और आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चंस 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन कराएंगे और आगे बढ़ाएंगे। चलो अब ये देखो, देखो देखो ऑप्शंस देखो, A1 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 A3 A4 C1 D2, सारे ऑप्शन सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया। चलो स्टेडियन, डायलोस, हिपियोस, डेलिकोस, ये क्या है भाई, ये आपके एंशिएंट ओलंपिक्स की रेसेस हैं। एंशिएंट ओलंपिक्स में जो आपकी रेस होती थी ये उनके नाम है और ये इनके आगे डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखो, स्टेडियन सबसे छोटी रेस होती थी, यहाँ पे 177 मीटर दिया हुआ है, कुछ बुक्स में 192 मीटर अप्रॉक्स दिया हुआ है, और कभी कभी इसको 200 मीटर भी माना जाता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखना कि 192 मीटर के आसपास जो भी वैल्यू होगी, क्लोजेस्ट वैल्यू, आप उसको स्टेडियम रेस का डिस्टेंस मानोगे। यहाँ पे 177 दिया है तो हम सबसे छोटी वैल्यू इन सब में यही है, और हमें पता है कि स्टेडियम जो होती है सबसे छोटी रेस होती है, तो 177 हम इसको यहाँ मानेंगे। तो ए का हो गया 1, ए का 1 हुआ तो इसको फिर से काट दो, सारे ऑप्शंस में 4 पहले कट रहा है। फिर आपका है डायलोस। डायलोस क्या होता है, ये ऐसी रेस होती है जिसमें जस्ट जो आपका डिस्टेंस होता है वो डबल हो जाता है, नहीं सॉरी एक मिनट, हिपियोस देखो आपकी होती है, हिपियोस आपकी होती है इंटू 4, ठीक है। डॉलिकोस बी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। डायलोस आपकी जो होती है इसमें जस्ट आपका डिस्टेंस जो होता है वो डबल हो जाता है, किसके, स्टेडियम के, 2 इंटू स्टेडियम, ठीक है। तो 2 इंटू स्टेडियम करेंगे, 177 इंटू 2 कर दो, कितना आ गया 354। तो डी बी का क्या हो गया 3, बी का 3 देखो फिर एक में ही है, तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो गया। हिपियोस क्या होता है, हिपियोस होता है आपका 4 इंटू स्टेडियम, यानी कि स्टेडियम का जो डिस्टेंस होता है उसको जब 4 गुना कर देते हैं तो वो आपका हिपियोस बन जाता है। तो ये आपका हो गया सी का 2, तो सी का 2 हो गया। और डॉलिकोस सबसे लंबी रेस होती थी जिसको 3 माइल या फिर 5 किलोमीटर तक का भी बोला जाता था, तो डॉलिकोस का आपका हो गया D4, तो सेकंड आपका यहाँ सही आंसर हो गया। एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट नोट करना कि जो स्टेडियम है ये आपका सबसे पहला इवेंट था ओलंपिक्स का, ठीक है। जो सबसे पहले एंशिएंट ओलंपिक्स होते थे उसमें सिर्फ एक लौता एक इवेंट होता था और सिर्फ उसमें स्टेडियम होती थी, और फिर धीरे धीरे आपके बाकी इवेंट्स उसमें ऐड होना शुरू हुए जो कि रेसिंग इवेंट्स ही थे। उसकी पूरी लिस्ट हम क्लास में अच्छे से देखेंगे। चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व करो और आगे बढ़ो, टाइम बचाओ इन सारे क्वेश्चन से जो आपके बेसिक तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट, शायद थोड़ा बड़ा हो गया ज्यादा। अरेंज द फॉलोइंग होस्ट सिटीज प्रपोज्ड वेन्यूज ऑफ द ओलंपिक गेम्स आफ्टर 2016 इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिर्फ ओलंपिक्स कहां हुए थे उसको अरेंज करना है भाई, तो आपको पता है अभी रिसेंटली पेरिस में हुए थे, तो ये तो सबको याद होगा 2024,
टोक्यो वाले 2020 में होने थे, बट कोविड की वजह से हुए कब थे? 2021 में। और ये फैक्ट है कि ये सबसे पहला ऐसा ओलंपिक था जिसको पोस्टपोन किया गया। कैंसिल तो हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की वजह से, लेकिन जो सबसे पहला ओलंपिक ऐसा हुआ जिसको पोस्टपोन करना पड़ा वो 2020 वाला था, टोक्यो ओलंपिक, जिसको 2021 में कर दिया गया। नेक्स्ट आपके जो ओलंपिक्स होने हैं ये 2028 में होने हैं लॉस एंजलिस में, और इसके बाद ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आपका 2032 के ओलंपिक्स होने हैं। तो सीक्वेंस लगाओगे तो ए, डी, बी और सी। ए, डी, बी और सी का है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखना जहां पे ओलंपिक्स होते हैं वहीं पे पैरालंपिक्स भी होते हैं, ठीक है? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, जहां ओलंपिक्स है वहीं पे पैरालंपिक्स भी है। चलो 13th क्वेश्चन देखो। अब ये देखो एक ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि इतना डिटेल में आप यूनिवर्सिटीज बहुत सारी आप नहीं पढ़ सकते हो, है ना? रेडार फैसिलिटीज की बात कर दी, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस की बात कर ली, क्रिस्टल ग्रोथ सेंटर आ गया, इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर आ गया, तो भाई ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको एक अच्छे बैट्समैन की तरह लीव करना है, ताकि आपको -1 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ना हो, क्योंकि आपको पता है गलत आंसर करने पे -1 आपका होगा, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन को आप एकदम छोड़ सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी फोकस मत करो। हालांकि इसका जो सही आंसर है दैट इज 2। हाँ, ये भी देखो सेम, देखो ऑप्शन यहाँ पे भी सेम है और सारे ऑप्शंस का आंसर 2 आ रहा है ना, तो मतलब पता नहीं भाई किस तरीके से पेपर बना था ये। और आपको अगर तुक्का मारना आता कि मैं सब पे 2 लगाऊंगा तो फिर तो चांदी थी उसकी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा है, ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी? अब वैलिडिटी आपको पता होना चाहिए क्या है। मैंने एक आपके लिए डेमो लेक्चर भी रिकॉर्ड करके रखा है ऐप के अंदर, वो आप देख सकते हो। मैंने वहां पे वैलिडिटी को डिटेल में आपको बताया। वैलिडिटी आपकी होती है कि जिस चीज को आप मेजर करना चाह रहे हो वो चीज आपको उसके ही रिजल्ट्स दे, है ना? कि अगर मैं कोई 50 मीटर का टेस्ट ले रहा हूं तो 50 मीटर में स्पीड के लिए ले रहा हूं, है ना? 50 मीटर में एंड्योरेंस के लिए नहीं लूंगा। तो अगर मैं स्पीड का टेस्ट करना चाहता हूं तो मैं 50 मीटर लूंगा। इसका मतलब 50 मीटर की जो वैलिडिटी है वो अच्छी है कि वो मुझे रिजल्ट जो है वो स्पीड के रिजल्ट देगी, ठीक है? अब इसमें होता है इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो आपकी आईवी है, इंटरनल वैलिडिटी होती है, ये बात करती है आपके मतलब आपसे कि जो आप डिपेंडेंट वेरिएबल आपका है। अब 2 वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो रिसर्च के अंदर आते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जिस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिन चीजों को चेक करते हैं, वो क्या होता है? वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जिस चीज के ऊपर असर देखना चाहते हैं वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं चेक करना चाहता हूं कि कॉफी पीने से क्या स्लीप पे असर पड़ता है, तो मैं छेड़छाड़ किसके साथ करूंगा? मैं कॉफी के साथ छेड़छाड़ करूंगा खूब। कभी कॉफी का जो ग्राम है वो बढ़ा दूंगा, कभी कॉफी के जो कप्स हैं वो मैं बढ़ा दूंगा, कभी कम कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसके मैं छेड़छाड़ कर सकता हूं। और मैं रिजल्ट किस पे देखना चाह रहा हूं? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो स्लीप मेरा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है? बाकी डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? ये कहती है कि किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट की या फिर रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी कब स्ट्रांग होती है कि जो मैंने रिजल्ट देखा डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही अगर आया है, तभी मैं बोलूंगा कि मेरी इंटरनल वैलिडिटी स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि भाई मैंने एक टेस्ट कराया कॉफी का कि कॉफी पीने से या ना पीने से क्या स्लीप पे असर पड़ता है, ठीक है? मैंने देखा कि भाई लास्ट में की स्लीप पे असर पड़ गया है ना? लोगों की जो नींद है वो कम हो गई है क्योंकि मैंने लोगों को कॉफी पिलाई थी। लेकिन क्या सच में मेरे कॉफी पिलाने से ही स्लीप पे असर हुआ है, यानी कि वो कम हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई लोग कुछ वर्किंग कर रहे हैं, लोग कुछ काम कर रहे हैं, इसकी वजह से उनका रेस्ट मतलब कम हो गया है, या फिर लोग टेंशन में हैं किसी वजह से, उसकी वजह से उनकी स्लीप कम हो गई है, या फिर वो कुछ और भी खा रहे हैं एक्स्ट्रा जिसकी वजह से उनकी स्लीप कम हो रही है, कुछ ऐसा, क्या उनको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनको स्लीप नहीं आ रही? तो अगर ये सारी चीजें असर कर रही हैं मेरे स्लीप के ऊपर, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरी जो इंटरनल वैलिडिटी है वो स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने स्लीप के ऊपर असर किया है। लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि नहीं, मेरी कॉफी की वजह से ही यहाँ पे स्लीप लोगों की कम हुई है, तो मेरी इंटरनल वैलिडिटी स्ट्रांग है। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है? इसके अगेंस्ट में 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है कि भाई जो रिजल्ट मुझको देखने को मिले हैं, क्या मैं उसको बाकी पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकता हूं कि नहीं? बस इतना होता है आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। यानी कि अगर मैंने एलएनआईपी के अंदर क्रिकेट के 10 स्टूडेंट्स के ऊपर कोई टेस्ट किया और मुझे कोई रिजल्ट मिले, तो क्या मैं उस रिजल्ट को बाकी फिजिकल एजुकेशन कॉलेजेस के क्रिकेटर्स के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं, या फिर बाकी उस एज ग्रुप के क्रिकेटर्स के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं? ये मेरा एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाता है। यहां पे आपसे पूछा गया है कि इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट्स क्या होते हैं, यानी कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी इंटरनल वैलिडिटी को डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे, मैं आपको यहां पे इसको समझाता हूं। देखो, सबसे पहला आपका है टेस्टिंग, सेकंड आपका दिया है इंस्ट्रूमेंटेशन, थर्ड दिया है फेलियर टू डिस्क्राइब इंडिपेंडेंस वेरिएबल एक्सप्लिसिटी, और फोर्थ दिया है आपका स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। तो इन तीनों में, इन चारों में से कौन से वो 3 हैं जो कि थ्रेट्स हैं और एक है जो कि थ्रेट आपका यहां पे नहीं है? तो ये आपको यहां पे बताना है। चलो
देखो, टेस्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे जो ए है कि आप जो टेस्टिंग कर रहे हो वो आप कितनी बार करा रहे हो। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक ग्रुप ऑफ बच्चों को 10 बच्चों को एक क्वेश्चनायर दिया, ठीक है, पहली बार में क्या उनको पता होगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं? नहीं पता होगा ना, तो रिजल्ट थोड़ा सा डगमगा सकता है कि भाई किसी को आंसर से नहीं पता थे। अगर मैं वही 10 क्वेश्चन फिर से उनको उठा के दे दूं, क्या वो अच्छा करेंगे ना? बिल्कुल अच्छा करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि पहले क्या हुआ है, क्या गलत है, क्या सही है, और फिर वो अच्छा परफॉर्म कर देंगे। तो अगर आप किसी एक ही इंडिविजुअल के ऊपर बार बार टेस्टिंग करते हो तो इंटरनल वैलिडिटी पे तो फर्क पड़ेगा ही ना भाई। आपके मतलब है कि आपने एक ही चीज को इतनी बार लोगों से करा दिया कि उनके तो रिजल्ट अच्छे होने ही होने। तो ये एक थ्रेट है कि भाई आप टेस्टिंग इतनी बार नहीं करा सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाए। तो एक ये दिक्कत हुई। तो ए आपका आंसर हो गया, ए इसमें नहीं है तो इसको काटो। फिर है इंस्ट्रूमेंटेशन। अब अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज करते रहते हो, मानो कि आपने पहले जो किसी का टाइमिंग ली 100 मीटर की, वो आपने ली प्रॉपर स्टॉप वॉच से, ठीक है, जिसमें आपका सेकंड्स, मिनी सेकंड्स बहुत प्रॉपरली आपका लिख के आ रहा है, ठीक है, आपने पूरा टाइम जो है वो अच्छे से नोट किया 11.03, आपने पूरा इसको अच्छे से नोट कर लिया जितना है। अब आपने अगले ग्रुप का जो 100 मीटर है वो ले लिया अपने नॉर्मल वाली घड़ी से, इससे जो आपकी हैंड क्लॉक, हैंड वॉच जो होती है, उससे ले लिया आपने। अब आपको 11 सेकंड तो आपने कर लिया, अब आपको आगे का समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो तो उसमें है नहीं, वो तो एनालॉग है भाई, आपको तो पता नहीं है। आपने अंदाजा लगा दिया यार ये 1 सेकंड होने के थोड़ा सा पहले हो गया तो मैं इसको 0.5 ही कर देता हूँ, तो गड़बड़ हो गया ना। तो ये आपका, अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स अपने चेंज कर देते हो तो यहाँ पे जो आपकी वैलिडिटी होती है वो भी गड़बड़ हो सकती है। तो ये भी हो गया। तो ए और बी दो में है, अब इसको काटो। फेलियर टू डिस्क्राइब इंडिपेंडेंस वेरिएबल एक्सप्लिसिटी, ये बहुत ही सिंपल सी चीज होती है भाई। ये जनरली आपका होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी का एक थ्रेट, कि आप यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर पाए अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। एक्सप्लिसिटी का मतलब होता है किसी चीज को अच्छी तरीके से समझाना या फिर डिस्क्राइब करना। अगर आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या आप उसको बाहर के लोगों पे अप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यहां पे जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी कि सी जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी है, तो डी भी आपका यहां पे सही हो जाएगा। तो ए बी डी आपका यहां सही आंसर है। अब स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको बहुत आसान भाषा में समझो आप, वरना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। मानो कि आपका कोई स्कोर आया है, ठीक है, मैंने 4 बच्चों का कोई टेस्ट लिया है, एक बच्चे का स्कोर आया 5, 2 बच्चों का आया 20 और एक का आया 22, ठीक है, ये दो अलग अलग स्कोर हैं, और एक का आया स्कोर 37। अब अगर मैं इसमें ये डेटा और ये डेटा ले लूं तो क्या मेरा स्कोर ठीक आएगा? क्या ये डिफाइन कर रहा है सबको? सबको नहीं डिफाइन कर रहा ना। मुझे क्या स्कोर चाहिए जो कि मेरे पूरे स्कोर को अच्छे से डिफाइन करे। तो ये मैं मान सकता हूं। वैसे ये नंबर थोड़े से कम है, मैं इसको और थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। यहाँ पे मानो कि एक और का 20 आया, यहाँ पे एक और का 21 आया, ठीक है, या एक और का 22 है। ये है, अब 7 लोग हैं, ठीक है, इससे अच्छे समझ में आएगा कि अब मुझे अगर अपना एक डेटा चाहिए प्रॉपर कि एक एवरेज निकालने के लिए, तो क्या मैं इन 5 को लूं या फिर मैं इनको भी ले लूं? भाई अगर मैं 5 और 37 को ही ले लूं बस, तो ये तो मेरा पूरा गड़बड़ा देंगे मामला। ये तो हो गया कि भाई 2 लोगों के 42 नंबर आए और इतने लोग कितने हैं, तो एवरेज तो भाई इनका गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से अगर हम इन लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, जो आउटलायर्स जिनको जनरली बोलते हैं, जो नॉर्मल स्कोर से बहुत ही दूर दूर होते हैं, अगर हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो गड़बड़ा जाएगा। हमें किस पे फोकस करना है? हमें उन लोगों पे फोकस करना है जो कि एक हमें एवरेज नंबर ऑफ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो आपका डी, ए बी और डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी को अच्छे से समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, अन्ना अभी तो अभी कीचड़ हो जाएगा। चलो, ये आपका 15th क्वेश्चन है, ठीक है। सजाइटल प्लेन, ये लास्ट क्वेश्चन आज का रखेंगे वरना बहुत बड़ा सा हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, देखो इसमें ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं लूंगा। सजाइटल प्लेन, सजाइटल एक्सिस, कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स एक्सिस, फटाफट 5 सेकंड टाइम है, इसको सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसको बताता हूं। ऑप्शंस देखो इसमें भी सेम है, कुछ अलग नहीं है। एक मिनट, ऑप्शंस आपको दिख नहीं रहे होंगे, ये देखो ऑप्शन सेम है यहाँ पे भी। बाकी अगर आपको बैच से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो ना तो ऊपर आपका देखो व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा होगा, वहां से भी बात कर सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है। बाकी बैच को ज्वाइन कर लेना ताकि अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। चलो, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सजाइटल प्लेन आपका जो होता है, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक इमेजिनेबल सरफेस ये होता है, ठीक है, इमेज मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। एक इमेजिनेबल सरफेस होता है जो कि आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब तो सामने सामने लिखा हुआ है ए का 1, जो कि आपकी बॉडी को वर्टिकली राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ए का हो गया 1। ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद है, क्लास में मैं आपको देखा बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा अपने जुगाड़ लगा के, तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो ए का 1 हो गया, तो ये तो कट गया। फिर सजाइटल एक्सिस आ गया। अब एक चीज आपको पता होगी कि जो सजाइटल प्लेन होता है ये काम करता है हमेशा फ्रंटल एक्सिस के साथ, और सजाइटल एक्सिस जो होता है ये काम करता है हमेशा फ्रंटल प्लेन के साथ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है जो पहली बार ध्यान से पढ़ रहे होंगे, पर अब
टेंशन मत लेना, समझ में आ जाएगा क्लासेस में। फ्रंटल प्लेन के साथ ये काम करता है। तो सैजिटल एक्सिस जो होता है ये हमारी बॉडी में कैसे इंसर्ट होता है? फ्रंटल प्लेन क्या होता है? ये हमारी बॉडी को फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। सैजिटल प्लेन हमारी बॉडी को लेफ्ट और राइट में कर रहा था, फ्रंटल प्लेन फ्रंट और बैक में करता है। तो इसके साथ जो एक्सिस काम करता है वो हमारा सामने से पीछे की तरफ जाता है या फिर पीछे से सामने की तरफ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा इट पासेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। तो सैजिटल एक्सिस का हो गया बी का 4। ठीक है, इमेजेस से मैं आपको समझाऊंगा ना अपना जुगाड़ लगा के, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो अभी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो ये हो गया आपका आंसर, ए का 1 बी का 4। अब सी का 2 है, तो कोरोनल प्लेन को कह रहा है इट लाइज वर्टिकली एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर। अच्छा देखो सेम बात हो गई, कोरोनल प्लेन को ही हम लोग फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी नेम्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोनल प्लेन को ही फ्रंटल प्लेन बोला जाता है। और देखो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी जो मैंने आपको यहाँ पे फ्रंटल प्लेन की बताई थी कि ये हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंटीरियर का मतलब होता है आगे फ्रंट साइड, और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे बैक साइड। तो ये हमारी इसको डिवाइड करता है। फिर बचा ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इट पासेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर। और ये बात मैंने आपको किसकी बताई थी? सैजिटल एक्सिस की भी मैंने आपको बताई थी। तो ये यहाँ पे इसका आंसर, सॉरी ये आपका साइड टू साइड जाता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस जो आपका होता है सैजिटल एक्सिस, ये आपका साइड टू साइड रन करता है। इट रन्स फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद करना होगा ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओ। एक मिनट, सॉरी ये फ्रंटल एक्सिस है ना, ये फ्रंटल एक्सिस भी इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। सेकेंडरी नेम्स काफी कंफ्यूज करते हैं, तो टेंशन मत लेना। ट्रांसवर्स एक्सिस को हम फ्रंटल एक्सिस भी बोलते हैं, जो कि साइड टू साइड हमारी बॉडी में एंटर होता है। और इसके साथ जो प्लेन्स काम कर रहे होते हैं वो हमारे सैजिटल प्लेन काम कर रहा होता है, जो कि हमारी बॉडी को किस में, राइट यानी कि आधा बॉडी का पार्ट इधर और लेफ्ट आधा बॉडी का पार्ट उस साइड, इस तरीके से हमको ऐसे डिवाइड करता है। ठीक है, और सर भी आपका आधा आधा, आधा सर इधर और आधा सर इधर। ठीक है, बाकी अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लो। इसमें और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए कि इनमें कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं, किस तरीके से कौन सा मूवमेंट किस पार्ट में मूव करता है। ऊपर देखा था फ्लेक्शन दिया होता कि सैजिटल प्लेन में मूव करता है, तो मूवमेंट्स किस प्लेन में कहाँ होते हैं, किस साइड होते हैं, ये भी आपको क्लासेस में अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है नंबर 16 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंपैक्ट ऑफ कल्चर ऑन लाइफ। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से स्टार्ट करूंगा और फिर आगे के जो 15 क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। फिर से मैं आपको बता दूं, बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप फटाफट कर लो, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और क्वेश्चंस जो है आपको पता है हर साल उनका लेवल जो है हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा आपको इन डेप्थ नॉलेज और अच्छी नॉलेज की जरूरत है, तभी आप इन क्वेश्चंस पेपर्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो, क्लासेस में मिलते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, और अपना ध्यान रखो।